अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में बसे माली में अब सफेद बख्तरबंद गाड़ियां और नीले हेलमेट्स पहने जवान नहीं दिखेंगे। सफेद गाड़ी और ब्लू हेलमेट यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स की पहचान है। वे 10 बरसों से माली में शांति व्यवस्था कायम करने में मदद कर रहे थे। 31 दिसंबर 2023 को तो क्या माली में शांति आ गई? इसका जवाब आगे बताएंगे और जानेंगे यूएन पीस कीपिंग फोर्स की कहानी क्या है। क्या इस फोर्स ने अपना मकसद पूरा किया? पीस कीपिंग फोर्स का भविष्य क्या दिखता है और इस फोर्स में भारत की क्या भूमिका रही है? नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। साल 2012 की बात है। माली में तत्कालीन राष्ट्रपति अमादू तुमानी तुरे के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। उत्तर की तरफ तुआरेग कबीलों और दूसरे गुटों ने आज़ादी के लिए हिंसक लड़ाई शुरू की। तुआरेग सहारा रेगिस्तान के मूल बाशिंदों में गिने जाते हैं। उन्हें मरुस्थल का लड़ाका भी कहा जाता है। माली के तुआरेग कबीलों के पास लीबिया से हथियार आए थे। इसने उन्हें खतरनाक बना दिया। वे माली की सेना पर भारी पड़ने लगे। फिर सेना के अंदर नाराजगी पैदा हुई। 21 मार्च को एक धड़े ने चुनी हुई सरकार तख्ता पलट कर दिया। ऐलान किया, सरकार और संविधान को भंग किया जाता है। अब शासन की डोर हमारे हाथों में है। इस तख्ता पलट का लीडर था अमादू सनोगो। तख्ता पलट के बाद उसने मिलिट्री हुंटा बना ली। पूरी दुनिया ने इसकी आलोचना की। अफ्रीकन यूनियन और इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स ने माली की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी। फिर सनोगो को झुकना पड़ा। बातचीत के बाद वो अंतरिम सरकार को कुर्सी ट्रांसफर के लिए तैयार हो गया। 12 अप्रैल 2012 को दियोन कोंडा तरोर को माली का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। तय हुआ कि उनकी निगरानी में अगला चुनाव कराया जाएगा। बदले में इकोवास और एयू ने प्रतिबंध हटा लिए, लेकिन तरोर को लेकर लोग खुश नहीं थे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि विरोधियों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसकर उनकी पिटाई कर दी। तरोर को इलाज कराने फ्रांस जाना पड़ा। 2 महीने तक वहीं रहे। इस बीच सेना के अंदर तकरार भी चलती रही। माली में राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति बनी रही। तुआरेग कबीलों के अलावा अलकायदा और दूसरे आतंकी गुटों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। माली के कई अहम हिस्सों पर कब्जा कर लिया। दिसंबर 2012 आते आते हालात काफी बिगड़ चुके थे। विद्रोही गुट राजधानी बमाको के करीब आते जा रहे थे। सरकार को बाहर से मदद मांगनी पड़ी। फिर जनवरी 2013 में फ्रांस ने 5000 सैनिक भेजे। माली एक समय फ्रांस का गुलाम था, इसलिए उसके अपने हित भी छिपे थे। खैर, फ्रांस के बाद अफ्रीकी देशों ने भी अपना सपोर्ट मिशन भेजा। उन्होंने विद्रोहियों को पीछे धकेलने में मदद की, लेकिन ये काफी नहीं था। लॉन्ग टर्म में इंटरनेशनल सपोर्ट की दरकार थी। इसके लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में प्रस्ताव लाया गया। 25 अप्रैल 2013 को यूएनएससी ने इंटरनेशनल फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी। इसका नाम रखा गया मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबलाइजेशन मिशन इन माली, मिनुस्मा। 1 जुलाई 2013 को मिनुस्मा ने फ्रांस और अफ्रीकी मिशन की जगह ले ली। इसके तहत 15,000 से ज्यादा सैनिकों को माली में तैनात किया गया। उनका मकसद माली की सुरक्षा को चाक चौबंद करना और शांति कायम करना था। पहला मिशन मिला राष्ट्रपति चुनाव कराने का। वे इसमें सफल रहे। ये चुनाव इब्राहिम अबूबकर कीटा ने जीता था। सितंबर 2013 में वो राष्ट्रपति बन गए। 2018 में कीटा लगातार दूसरा चुनाव जीते। हालांकि उनके ऊपर वोटिंग में फर्जीवाड़े के आरोप लगे। इसके अलावा कई इलाकों में हिंसक संघर्ष भी बढ़ता गया। आतंकवादियों के खिलाफ काउंटर ऑपरेशन चलाने का जिम्मा फ्रांस का था। मिनुस्मा को ब्रीफ था कि वे शांति व्यवस्था कायम करें, लेकिन वे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चला सकते थे। इसके चलते पीस कीपिंग फोर्स का फोकस आत्मरक्षा पर रहा। पिछले 10 वर्षों में माली में मिनुस्मा के 311 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे ज्यादा नुकसान सिर्फ लेबनान वाले मिशन में हुआ था। रूस और चीन ने इस मिशन की आलोचना भी की। ब्रिटेन और स्वीडन ने अपने सैनिकों को माली भेजने से मना कर दिया। 2022 में फ्रांस ने अपने सैनिकों को निकालने का ऐलान किया। फ्रांस स्थानीय सरकार की बदइंतजामी से नाराज था। इसके बावजूद मिनुस्मा ने माली को स्थिर बनाने की हर संभव कोशिश की। मसलन आम नागरिकों को सुरक्षा देना, मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर नजर रखना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में मदद करना और विस्थापित लोगों का पुनर्वास कराना। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। फिर आया जून 2023 का महीना। 30 जून को मिनुस्मा का मैंडेट खत्म हो रहा था। यूएन के सेक्रेटरी जनरल डेडलाइन बढ़ाने के लिए तैयार थे।
उससे पहले ही माली सरकार ने मना कर दिया। उसका कहना था कि मिनुस्मा ने हालत सुधारने की बजाय और बिगाड़ दिया है। वे पश्चिमी देशों के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनका हित साध रहे हैं। माली की ना के बाद यूएनएससी ने प्रस्ताव पास कर मिनुस्मा को खत्म करने का फैसला किया। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 की रखी गई। सैनिकों को अलग अलग फेज में उनके देश वापस भेजा गया। 31 दिसंबर के बाद भी कुछ सैनिक माली में रुके रहेंगे। वे पीस कीपिंग फोर्स के बचे खुचे सामानों को ठिकाने लगाने में मदद करेंगे। अब सवाल ये कि मिनुस्मा को भंग करने की नौबत क्यों आई? इसकी 3 बड़ी वजहें थी। नंबर 1, सैन्य तख्तापलट। माली में 2020 और 2021 में लगातार 2 तख्तापलट हुए। मिलिट्री हुंटा वेस्ट की बजाय रूस के अधिक करीब थी। उन्होंने रूस के प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर को अपने यहाँ बुलाया, फिर फ्रांस के साथ रिश्ता तोड़ दिया और यूएन की फोर्स को भी निकालने के लिए कह दिया। नंबर 2, मानवाधिकार उल्लंघन। मई 2023 में यूएन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि माली की सेना जिहादियों से निपटने के नाम पर आम लोगों को मार रही है। इसके चलते भी दोनों पक्षों में फ्रिक्शन पैदा हो रहा था। नंबर 3, हिंसा। जब यूएन की पीस कीपिंग फोर्स माली में दाखिल हुई थी तब जनता ने उनका जबरदस्त स्वागत किया था, मगर 10 बरस बाद उनका मुंह भंग हो चुका है। आतंकी गुटों की बर्बरता काफी बढ़ चुकी है। लोगों का विस्थापन जारी है। पीस कीपिंग फोर्स के कमांडर्स ये आरोप भी लगाते हैं कि सरकार उनके काम में दखल लेती रही है। इस वजह से मिनुस्मा के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। इन सब के अलावा माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने मिलकर एक नया गुट बनाया है। इन देशों में भी पिछले कुछ समय से सैन्य सरकारें चल रही हैं। जानकार कहते हैं मिनुस्मा के निकलने के बाद आतंकवाद और बढ़ सकता है, क्योंकि सैन्य सरकारें जिस वैगनर ग्रुप पर भरोसा दिखा रही हैं उसका फोकस बिजनेस बढ़ाने और रूस का निजी हित पूरा करने पर है। ये तो हुई माली की कहानी। अब पीस कीपिंग फोर्स का इतिहास जान लेते हैं। पीस कीपिंग फोर्स का शाब्दिक अर्थ निकलता है शांति रक्षक सेना, यानी कॉन्फ्लिक्ट वाले इलाके में शांति कायम करने में मदद करने वाली फोर्स। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। विश्व युद्ध के खात्मे के तुरंत बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ। दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी थी। एक धड़ा अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ का था। उनकी तकरार के चलते फिर से जंग की स्थिति पैदा होने लगी थी। इसको रोकने के लिए यूएन ने पीस कीपिंग फोर्स का गठन किया। गठन के साथ ही इसकी जरूरत महसूस हुई। 1948 में इजरायल वजूद में आया। चूंकि इजरायल को फिलिस्तीन की जमीन पर बनाया गया था, इसलिए अरब देश नाराज थे। नाराजगी जंग में तब्दील हुई। 9 महीने की जंग में हजारों लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए। तब यूएन ने शांति बहाल करने के लिए पहली बार अपनी सेना यहां भेजी। इजरायल की स्थापना से पहले एशिया में ही एक और बड़ी घटना घट चुकी थी। अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, लेकिन बंटवारे में भारत का विभाजन भी हुआ। पाकिस्तान अस्तित्व में आया। आज़ादी मिलने के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कब्जे की मंशा से हमला किया। फिर यूएन की मध्यस्थता में संघर्ष विराम हुआ। इस संघर्ष विराम पर नजर रखने के लिए यूएन ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी। फरवरी 2023 में कश्मीर में यूएन के 110 ऑब्जर्वर तैनात थे। पर क्या इसके पहले इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की कोई सीमा थी? हाँ, पहले विश्व युद्ध के बाद 1920 में लीग ऑफ द नेशंस बनाया गया था। इसका भी वही मकसद था जो यूएन का है, दुनिया में शांति कायम करना। इसकी भी एक सेना थी। जर्मनी में शांति बहाल करने के लिए ये तैनात भी हुई थी, लेकिन ये बुरी तरह फेल हुई। बाद में यूएन बना और उसकी पीस कीपिंग फोर्स की उपयोगिता भी बढ़ी। ये फोर्स कहाँ कहाँ तैनात रही है? साल 1950 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जंग शुरू हुई। 3 साल बाद 1953 में जंग रुकी, लेकिन छोटी मोटी झड़पें जारी रहीं। वहां भी शांति बनाए रखने के लिए यूएन ने अपनी सेना भेजी। एक उदाहरण 1956 के स्वेज संकट का भी मिलता है। क्या हुआ था इस साल? 1956 में इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके विरोध में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर हमला किया। तीनों देशों ने यहां अपनी सेना तैनात कर दी थी। मामला इतना बढ़ा कि यूएन पहुंचा। फिर यूएन ने अपनी सेना भेजी। तब जाकर तीनों देशों की सेनाओं ने देश छोड़ा। ये तो हुए कुछ शुरुआती उदाहरण जहां यूएन ने दखल देकर शांति की कोशिश की। यूएन की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक इस सेना ने अब तक 70 ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। कुछ बड़े उदाहरण देख लेते हैं। डीआर कॉन्गो 1998 में दूसरा कॉन्गो वॉर हुआ, जिसके बाद यूएन ने यहाँ अपनी सेना भेजी। अक्टूबर 2023 में इस मिशन को सस्पेंड कर दिया गया था। सूडान में ये सेना 2 बार भेजी गई, एक बार साल 2005 से 2011 तक, फिर 2007 से 2020 तक। इसके अलावा पीस कीपिंग फोर्स इथियोपिया, अंगोला, लीबिया, चाड, हेती, कंबोडिया, इराक, सीरिया में भी काम कर चुकी है। इस समय कहां कहां तैनात है? कुल 11 जगहों पर।
वेस्टर्न सहारा, DR कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, सुडान के अबई में, साइप्रस, कश्मीर, इजराइल, लेबनान, सीरिया और कोसोवो में। पीस कीपिंग फोर्स ऑपरेट कैसे करती है? इसका कंट्रोल UN सिक्योरिटी काउंसिल के पास होता है। सिक्योरिटी काउंसिल ही किसी इलाके में पीस कीपिंग फोर्स भेजने का फैसला लेती है। हालांकि फंडिंग UN के सभी सदस्य देश करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट सदस्य हैं, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। इसलिए ज्यादातर फंडिंग इन्हीं देशों से आती है। साल 2016-17 का आंकड़ा देखिए। इस साल UN पीस कीपिंग फोर्स का बजट लगभग 650 करोड़ रुपए था। इसका लगभग 29% हिस्सा अमेरिका ने और 10% हिस्सा चीन ने अकेले दिया था। बाकी देशों की भी हिस्सेदारी थी, लेकिन कम। कहां से भर्ती किए जाते हैं सैनिक? UN की अपनी कोई सेना नहीं है, वो सदस्य देशों के सैनिकों के दम पर काम करती है। हालांकि पीस कीपिंग मिशन में सिर्फ सैनिक नहीं है, बल्कि दूसरे स्टाफ भी काम आते हैं। ये भी UN के सदस्य देशों से लिए जाते हैं। कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो बजट बनाने में ज्यादा सहयोग नहीं कर पाते, लेकिन रिक्रूटमेंट में सहयोग कर देते हैं। उदाहरण के लिए भारत, नेपाल और बांग्लादेश हैं। इन 3 देशों के लोग UN की सेना में सबसे ज्यादा हैं। कैसे तय होता है कि किसी जगह सेना भेजी जानी चाहिए? ये जरूरत के हिसाब से तय होता है। जैसा हमने पहले बताया, इसमें सिक्योरिटी काउंसिल की भूमिका सबसे अहम होती है। उसके अलावा जितने भी पक्ष विवाद का हिस्सा हैं, उनकी सहमति भी इसमें होनी चाहिए। जनरल असेंबली का क्या रोल होता है? पहला फंडिंग, दूसरा रिक्रूटमेंट और तीसरा पीस कीपिंग फोर्स की मॉनिटरिंग। अब तक UN पीस कीपिंग फोर्स ने क्या हासिल किया है? कंबोडिया, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मोजाम्बिक, नामीबिया और ताजिकिस्तान समेत कई देशों में सफल अभियान चलाया। उसके अलावा सिएरा लियोन, बुरुंडी, लाइबेरिया, हेती और कोसोवो जैसे मुल्कों में बुनियादी सुरक्षा प्रदान की है। अभी भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ मिशन कामयाब नहीं हो पाए, कई तो अधूरे ही छूट गए। अब तक कुल 4000 सैनिकों ने शांति कायम करने में अपनी जान गंवाई है। इन्हीं प्रयासों के लिए उन्हें 1988 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। पीस कीपिंग फोर्स की सफलता के मानक क्या हैं? 2 बिंदुओं में समझिए। नंबर 1 है स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना। जहां भी ये सेना तैनात की जा रही है, वहां की सेना को स्थानीय लोगों का भरोसा जीतना जरूरी होता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि कोई एक पक्ष पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती से खुश नहीं होता, फिर जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर भड़काता है, जिससे जनता पीस कीपिंग फोर्स के खिलाफ हो जाती है। उन्हें लगता है कि वे उनकी सुरक्षा की बजाय उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए लाई गई है। इसके उदाहरण सुडान, DR कॉन्गो और माली में देखने को मिले हैं। नंबर 2 है निष्पक्षता। पीस कीपिंग फोर्स को जिस भी विवादित इलाके में तैनात किया जाता है, वहां वो किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर सकती। उसे सिर्फ आम लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। भारत का क्या योगदान है? भारत ने अब तक UN की सेना में 2,75,000 सैनिक भेजे हैं। भारत UN की सेना में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाला तीसरा देश है। मौजूदा समय में भारत के 6,097 सैनिक इस फोर्स में सेवा दे रहे हैं। अब तक के ऑपरेशंस में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले सैनिक भी भारत से ही हैं। 1950 के दशक में स्वेज संकट और इजराइल फिलिस्तीन विवाद में 27 भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया था। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 1967 में गाजा में पीस कीपिंग मिशन काम कर रहा था। इस साल यहां 9 भारतीय सैनिकों की जान गई थी और 20 सैनिक गायब हुए थे। 1960 के दशक में कांगो के पीस कीपिंग मिशन में लगभग 250 सैनिक मारे गए थे। इनमें से 39 भारत के थे। वहीं घाना में जान गंवाने वाले 49 सैनिकों में से 24 भारतीय थे। सोमालिया में भारत के 15 सैनिकों ने जान दी। भले ही माली में पीस कीपिंग फोर्स को बाहर जाना पड़ा हो, लेकिन उनकी प्रासंगिकता कभी कम नहीं हो सकती। जब जब दुनिया में हिंसा और खून खराबा बढ़ेगा, ब्लू हेलमेट्स की जरूरत बढ़ती जाएगी। इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब चलते हैं जापान की तरफ। 1 जनवरी के सुबह जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसके बाद सरकार ने सुनामी का अलर्ट जारी किया। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। लगभग 33,000 घरों में बिजली गुल है। सुनामी और जापान का रिश्ता नया नहीं है। इससे पहले 2011 में जापान में 9 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप ने सुनामी का रूप लिया, जिसमें 18,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस सुनामी में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के 3 रिएक्टर्स को भी तबाह कर दिया था। 1986 में तत्कालीन सोवियत यूनियन में हुए चेर्नोबिल न्यूक्लियर हादसे के बाद ये सबसे खतरनाक न्यूक्लियर हादसा था। मार्च 2022 में भी जापान के फुकुशिमा तट पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इस मामले से जुड़ी अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।